वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास पॉलिटी के सेक्शन में लास्ट रहेगी, थ्योरी वाली। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, आयोग पढ़ रहे थे कुछ, ठीक है। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कैग, जितना ध्यान है ना। उसके बाद में कुछ चीज़ें एक नज़र डालते हैं आपके संस्थाओं पे। संस्थाएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं, कैसे क्या हैं। आपने एक संस्था, बॉडीज इंग्लिश में कहते हैं इनको बॉडीज। एक होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बोलिए क्या बोला, हिंदी में कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं। फिर से बोलो, संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनके लिए कोई ना कोई आर्टिकल रहता है संविधान में। ऐसी संस्थाओं को क्या बोलते हैं, संवैधानिक संस्था। जैसे 148 में क्या है, सीएजी, कैग। इसका मतलब कैग कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग के लिए 280 है, वित्त आयोग कैसी संस्था है, मतलब जिनकी चर्चा संविधान में है वो संस्थाएं कैसी कहलाती हैं, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। और कोई बताओ, कोई एक आध संस्था का और नाम बताओ। कैग हो गया, कौन सा हो गया, ये भी हो गया, कोई नाम नहीं याद आ रहा। निर्वाचन आयोग 324, यूपीएससी 315, ये सब क्या है, संवैधानिक संस्थाएं। और भी देखेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, ये वैधानिक संस्था कौन सी होती हैं, वैधानिक कहें या सांविधिक कहें, एक ही बात है। वैधानिक संस्थाएं या सांविधिक संस्थाएं। यहाँ पे विधिक, विधि से नाम निकल के आ रहा है, इनको कहते हैं आपका स्टैट्यूटरी। फिर से बोलो, स्टैट्यूटरी जो आपके बॉडीज हैं वो होती हैं जो कानून के द्वारा बनाई जाती हैं, जो संसद बनाती है। संसद ने कोई कानून बनाया, उसके तहत कोई संस्था बनी, तो ऐसी जो बॉडी है उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। और एक तीसरे प्रकार के सर एग्जीक्यूटिव बॉडीज, बोलिएगा क्या है आपका, इनको हिंदी में कहते हैं उत्तर संवैधानिक या गैर संवैधानिक। क्या बोलते हैं, उत्तर संवैधानिक या गैर संवैधानिक। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनको क्या बोल सकते हैं आपके, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। और जैसे इनका क्या है, एग्जीक्यूटिव का क्या है, एग्जीक्यूटिव हम कहते हैं कार्यकारी, कार्यपालिका होती है कि नहीं, यानी सरकारी आदेश से बनती है। जैसे हमारा नीति आयोग कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है न। तो संविधान में इसके लिए कोई चर्चा है नहीं, संसद ने कोई कानून बनाया, सरकार ने एक आदेश पास किया और उससे ये बनी है। ऐसी संस्था को क्या बोलते हैं आपके, एग्जीक्यूटिव बॉडी या गैर संवैधानिक। इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या है आपके, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर से बोलो। और अब एक चौथे प्रकार की बता रहा हूं, उसको कहते हैं असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसी संस्था जो संविधान के नियमों के खिलाफ है, वो वैलिड नहीं है, वो अच्छी नहीं मानी जाती। मेन रूप से आपकी बॉडी कितनी होती है हमारे देश में, ये 3 प्रकार की होती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी संस्था, जैसे मान लीजिए तुमने कोई गिरोह बना लिया है ना, चोरों डकैतों का जो बॉडी बना लेते हैं ना, गिरोह बना लेते हैं, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। असंवैधानिक अलग है, गैर संवैधानिक अलग है। गैर संवैधानिक खराब नहीं है, वो ये है कि संविधान के अंतर्गत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, गैर संवैधानिक या उत्तर संवैधानिक, इनको क्या बोल सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इनकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो 3 प्रकार की संस्था हमने देख ली। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके लिए आर्टिकल है वो सारी कैसी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी, इनको कह देते हैं वैधानिक बॉडी, वैधानिक संस्था, या आपके सांविधिक, या दूसरा नाम क्या है, सांविधिक, विधि से। और तीसरी है आपकी उत्तर संवैधानिक या गैर संवैधानिक। संविधान के बाद, संविधान में नहीं उनकी चर्चा। मैं बात समझा पाया होगा। 3 प्रकार की आपको संस्था देखने को मिलती हैं। तो इनमें से बेस्ट एग्जाम्पल है, पूछा जाता है नीति आयोग कैसी संस्था है, ऑप्शन में रहेगा संवैधानिक, ऑप्शन में रहेगा सांविधिक, ऑप्शन में रहेगा गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। सरकार के एक आदेश से पास हुई थी। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई तो कुछ नहीं। आपका नेक्स्ट टाइम बोर्ड आ जाएगा, तो जुलाई से जो सेशन शुरू हो रहा है, तो आपके जूनियर लोग भी आएंगे। जूनियर में नहीं, मतलब स्कूल में सीनियर हैं वो, 6, 7, 8, 9 वाले रहेंगे।
उनके साथ में कंपीट भी करोगे। और जीएस फाउंडेशन बैच चलेगा, वो 1 साल के लिए हुआ करेगा, 1 साल में पूरा कंप्लीट, और धीमे धीमे चला करेगा। मॉडल आने वाले समय में यही रहेगा, जो छिटपुट जॉब आई और भाग के तुम पकड़ लिए फिर चले गए घर पे आराम कर लिया, वैसा कुछ नहीं रहेगा। एक अलग ही सेगमेंट आएगा आने वाले समय में, क्योंकि देखो इस तरीके से सफलताएं नहीं मिलती। फिर आप दोष लगाते हो दूसरे को, खुद को भी दोष लगा देते हो। खुद को दोष कैसे लगाते हैं, यार मैं इस लायक हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। सिलेबस एक बार ईमानदारी से पूरा करना होता है, सच बात है कि नहीं। कई बार आपको खुद लगता है यार मैं नहीं निकाल पाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ईमानदारी से बताओ तुमने एक बार भी सिलेबस पूरा करा नहीं करा। खुद को भी दोष देने लगते हैं, संस्थान को तो देते देते हैं, वो बात अलग है, कहाँ पढ़े, फलाने सिंह पे पढ़े। तो एक पूरी तरह से जीएस फाउंडेशन चलेगा, उस धीमे से चलेगा। वो शायद साइंस से शुरू होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वहाँ से शुरू होगा। फिर उसके बाद में जाएंगे कहाँ पे, थोड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट उठाएंगे 2nd नंबर पे, और 3rd नंबर पे आएगा आपका ज्योग्राफी। फिर उसके बाद में आपका एज यूजुअल क्या आ जाएगा, आपका हिस्ट्री आ जाएगा। उसके बाद में फिर पॉलिटी आएगा। इस तरीके से पूरी साल में पूरा खत्म हो जाएगा। इकोलॉजी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के साथ में हो जाएगा। तो इस तरीके से रहेगा। आने वाले समय में देखो ये जो 60,000 आ रही है पुलिस की, उसके बाद में 90,000 आने वाली है, 90,000 पुलिस के, क्योंकि जब बजट पास हुआ है उत्तर प्रदेश का तो उसमें 1.5 लाख पुलिस की भर्तियों की चर्चा है। तो चुनाव आ रहे हैं, सीधी सी बात है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। और बच्चे तो हैं ही अपने, वो उनके लिए क्या है, वो 3 साल लगातार पढ़ेंगे। और उसके बाद में एमटीएस वगैरह की रहेगी। वो मॉडल जो हमने शुरू करा है स्कूल का, वो शुरू होने वाला है जुलाई से, नेक्स्ट सेशन से, ठीक है। वो कितने आपके दिग्गज टाइप के बच्चे हैं ना, समझ लीजिएगा कि उनको कुछ भी पढ़ा दो उनको याद हो जाता है। सर उनमें आप में अंतर क्या है, जोश का अंतर है, विश्वास का अंतर है। वो विश्वास करते हैं कि हम उनके क्या है, टीचर हैं। यहाँ पे पता नहीं पीछे जाते ही बच्चा जो ना कमेंट करने लगता है, यही खेल हो जाता है आपके भविष्य के साथ में। हम ये नहीं कह रहे पाम्पू जो कतई नहीं, लेकिन ध्यान रखो जब तक पढ़ रहे हो तब तक विश्वास करो अपने टीचर पे। सामने वाला मेहनत करके आ रहा है, उसने जो बोला है उसको करना है। मैंने बोला है कि रिवाइज करना है, ऑब्जेक्टिव लगाने, यदि इतना ही काम कर लिया ना तो वास्तव में सम्मान इसको कहते हैं। भले आप दुआ सलाम नमस्ते ना करो, कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में सम्मान क्या है, जो कहा जा रहा है उसको कर लीजिए, आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद का मतलब क्या है, जो चाह रहे हो वो हो जाएगा। सच है कि नहीं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको संभालना होता है, ठीक है। कोच का काम होता है डायरेक्शन देने का, और हम केवल बता सकते हैं। आपको मानना ना मानना आपके ऊपर है, ठीक है। हमारी केवल एडवाइस होती है। एडवाइस की एक स्वीटनेस होती है एडवाइस में, कि आप मानो या न मानो, सलाह कैसी होती है, बाध्यकारी थोड़े ना होती है। तो वही चीज है, ठीक है। भविष्य आपके हाथ में। आप सफल हो जाओगे तो हर कोई तारीफों के पुल बांधेगा। आप खुद सोचोगे यार इतने तो हम है भी नहीं, इतनी जितनी की तारीफ कर रहे हैं ये लोग। और यदि सफल नहीं हुए ना तो जिस लायक भी हो ना, उससे भी आपका नीचे घसीट के रख देता है समाज। समाज की कड़वी सच्चाई भी है, ठीक है। जिंदगी जीनी भी है, पूरी जिंदगी आपका एक विशेष साइकिल जो चलती है ना, उसमें नहीं फंसना है। एक बार गिरते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, ठीक है। हमने अभी टॉपिक कौन सा करा है, आ जाते हैं वापस आ जाते हैं पॉलिटी पे, लास्ट क्लास है। तो हमने करे अभी संस्थाएं आपकी 3 प्रकार की देखी। पहली थी आपकी संवैधानिक, जिनकी चर्चा संविधान में है, किसी न किसी आर्टिकल में। दूसरी आपकी सांविधिक या वैधानिक, विधान से बनी है सर, कानून से बनी है। कानून बनाने का काम है सर विधायिका का, कहने का मतलब संसद का। ऐसी संस्थाओं को क्या बोलते हैं, आपके सांविधिक या वैधानिक बॉडीज कहा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे तो स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूट का मतलब होता है आपका कानून, स्टैट्यूटरी बॉडी वहां से बनेगी। तीसरे नंबर की थी आपकी गैर संवैधानिक, या इनको कहेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, नीति आयोग। एक यूपीएससी उठा लेते हैं, जिसके लिए लोग ना, लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। यूपीएससी, या पहले टॉपिक है आपके उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लोक सेवा आयोग। अभी उसने यूपीएससी नहीं बोला, उसने वो क्या बोला, पीएससी बोला है, लोक सेवा आयोग। इसी में नाम संघ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूपीएससी हो जाएगा। अभी टॉपिक क्या है सर आपके में, सर आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक क्या किसके लिए आर्टिकल है सर, लोक सेवा आयोग। और ये कैसी संस्था है आपकी, संवैधानिक संस्थान। सर आर्टिकल है देखो कैसे। अच्छा अभी दिमाग में चल रहा होगा, एक सीक्वेंस बैठ रहा होगा, अब आप आराम से बता पाओगे ये संवैधानिक है या नहीं है। तुम कहोगे ये बताओ जाके लिए कोई आर्टिकल है संविधान में, कहोगे है, तो ले संवैधानिक है, चलेगा। तो लोक सेवा आयोग की हिस्ट्री की बात करें
तो आपके इतिहास में है सर 1919 के एक्ट में आपकी चर्चा की गई थी किसकी? पीएससी की, पब्लिक सर्विस कमीशन की। 1919 के अधिनियम को क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टचेम वाला, 1919 वाला। और इसी में व्यवस्था दी गई थी पीएससी की। कहते हैं कि जो पीएससी है, लोक सेवा आयोग है, ये कहां से लिया गया है? आंतरिक सोर्स है भारतीय संविधान का। तो उसके बाद में सीपीएससी का गठन किया गया था 1926 में। कौन से कानून, उसके अधिनियम के अंतर्गत? 1919 के लागू करते करते कब स्टेब्लिश हुआ सीपीएससी? आपके 1926 में। सीपीएससी का मतलब क्या है सर आपका? पीएससी का मतलब यही है, पब्लिक सर्विस कमीशन। सी का मतलब है सेंट्रल। अभी वर्तमान में हम उसको यू बोल देते हैं, यानी यूनियन बोल देते हैं। पहले सीपीएससी था। 1926 में जब स्टेब्लिश हुआ था तो तब यूपीएससी नहीं था, तब क्या था? सीपीएससी। क्या मैं समझा पाया यहां तक? कोई दिक्कत? पहली बात ये ध्यान रखना, रेंज कितनी है? 315 से 323। आगे चलते हैं सर। आपके पहला टॉपिक उठा लेते हैं, यूपीएससी जो केंद्र के स्तर पे है। आर्टिकल कौन सा है? 315। 315 में चर्चा की गई है कि यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ये क्या है सर आपका? रिक्रूटिंग एजेंसी है, केंद्रीय भर्ती अभिकरण है सर। केंद्र के स्तर पर ये क्या करता है? भर्तियां करवाता है। एक तरीके से ये बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है। समझ में आ गई? यहीं पे हम बात करेंगे राज्यों में कौन से होते हैं, तो स्टेट पीएससी होते हैं। वहां पे यूनियन शब्द हटा दिया जाता है और उस स्टेट का नाम रख दिया जाता है। जैसे बिहार की बात करें तो बीपीएससी। अरे पीएससी तो यही है पुराना वाला, बिहार लगा दिया, बिहार पीएससी, वो बोर्ड हो गया। यूपी पीएससी, यूपी पीएससी क्या हो गया? ये भर्ती बोर्ड हो गया, अभिकरण हो गया। अच्छा, इसकी सेवा क्या है? यूपी पीसीएस। पीसीएस क्या है? सर्विस है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। और केंद्र के स्तर पर इसी को क्या बोला जाता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आजादी से पहले इसी को आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। और प्रोविंस में, प्रांतों में इनको प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहा जाता था। प्रांतों में तो वही नाम रखा, लेकिन इंडिया के लेवल पे वो पुराना नाम नहीं रखा। आई तो ठीक है, इंडियन सर्विस का मतलब ये भी है। उसका क्या कर दिया? सी की जगह पे क्या कर दिया? ए कर दिया, तो आईएएस हो गया। पहले आईसीएस हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। या तो बात समझ में आ गई? चलो 316 में क्या है? सदस्य की नियुक्ति व कार्यकाल कितना होगा? पीएससी। 317 में आपके पीएससी हैं। बर्खास्ती की व निलंबन की बात की गई है कि कैसे उनको बर्खास्त किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। 320 में आपका पीएससी के कार्य दे रखे हैं। सर याद कौन सा रखना है? एक आर्टिकल तो 315, बाकी दे दिए। बताओ टॉपिक क्या था आपका? पीएससी, आर्टिकल 315 से 323 तक। 1919 के अधिनियम में बना, 26 में आपका लागू हुआ, सीपीएससी बना। ठीक है, इतनी चर्चा हमारी पुराने टाइम पे हुई। पहली बार कहां चर्चा हुई है पीएससी के बारे में? 1919 के अंदर, मॉन्टचेम वाले में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाले में। उसके बाद में 315 में क्या है? यूपीएससी है। बाकी आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के हिसाब से नहीं है, बड़ी परीक्षा में ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 323 में क्या है सर? अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। कौन? आपका पीएससी। लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, किनको देते हैं? कहने का मतलब क्या है? यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां देंगे? आपके संसद के पटल पर रखेंगे। हम पढ़ चुके हैं, समझ आ रही बात? अच्छा, योग्यता क्या है? इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए विशेष फील्ड में, आपका 10 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव वाला। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी उम्र क्या है सर? कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 साल। 6 वर्ष या 65 साल। यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष क्या वो उसको लेकर के, कई बार जो इतने बड़ो बनाए जाते हैं तो 65 साल जल्दी हो जाता है, किसी किसी को टाइम लग जाता है। अगला देखते हैं, पीएससी के सदस्यों को, लोकसभा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने संबंधी मामलों की जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, क्योंकि एक बार नियुक्ति के बाद में हटाना थोड़ा आपका मुश्किल सा पड़ता है। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हटा भी कौन सकते हैं? आपके राष्ट्रपति सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए एक क्या होना चाहिए? वैलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि उसकी जांच कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता था केंद्र के स्तर पर बहुत सारे आईएएस आईपीएस अपने हिसाब से भर लेते,
तो थोड़ी व्यवस्था की गई यहाँ पे, क्योंकि क्या है ये आपका स्वायत्त निकाय है। कौन सा? पीएससी। यूपीएससी के मामले में बात करें स्वायत्त निकाय है। अच्छा, इससे पहले इस पॉइंट को पढ़ते हैं। आपके जॉइंट पीएससी की बात करेंगे। ये संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन संसद कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर सकती है। जॉइंट पीएससी का मतलब क्या हो गया सर? मान लीजिए यूपी और बिहार मिलकर ये कहें कि हम एक बोर्ड बना लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? उन्होंने कहा तुम बीपीएससी और यूपीपीएससी हटा दो, एक बना लेते हैं, उसको कहा जाएगा जेपीएससी। वो किन के लिए रहेगा? यूपी बिहार दोनों के लिए परीक्षाएं करवाएगा। तो ऐसे बोर्ड को क्या बोला जाता है? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अरे जॉइंट है, जुड़वा है यार, क्योंकि कई छोटे छोटे राज्य ऐसे हैं जो आपके एरिया जनसंख्या दोनों के हिसाब से, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, तो हर एक राज्य अपना एक बोर्ड गठित थोड़े ना करेगा। क्या करते हैं वो? जॉइंट कर लेते हैं। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़े ना दो हैं। तो एक ही बोर्ड क्या करता है? काफी राज्यों के लिए क्या करवा देता है? परीक्षाएं कंडक्ट करवा देता है। ठीक है, तो ये जेपीएससी की व्यवस्था की गई है। ये संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना। यूपीएससी संवैधानिक है। देखो फिर से चर्चा क्या है? जेपीएससी संवैधानिक है नहीं है, लेकिन यूपीएससी क्या है? संवैधानिक है। इतनी बात हो गई, संसद को पावर दी गई है, चाहे तो दो राज्यों को मिलाकर के एक बोर्ड बना सकता है। आगे चलते हैं, स्टेट पीएससी की चर्चा करते हैं। क्या यहाँ पे स्टेट क्यों लिखा है? क्योंकि हर एक राज्य जो है ना, अच्छा गुजरात की बात करें तो जीपीएससी हो जाता है वहां पे। ठीक है, इसी तरीके से इनके नाम बदलते रहते हैं। उत्तराखंड का यूकेपीएससी हो जाता है, हिमाचल प्रदेश का एचपीएससी हो जाता है। कुछ नहीं, पीएससी पीछे नाम लगाए, आगे उनके हिसाब से लग जाता है। तो स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा नियुक्ति राज्यपाल, सॉरी पदमुक्ति तथा नियुक्ति किसके द्वारा है आपके? सुनो, अरे एक मिनट रुको। इन पे बात करेंगे। किन की बात कर रहे हैं? ये पहले आ जाओ, कहां पे? यूपी में आ गए। यूपी पीएससी के अध्यक्ष और उसके बाद में कौन आपके? उसके उपाध्यक्ष। उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि स्टेट पीएससी का वो वाला है। पहले हम उल्टा लेके चलते हैं कि उनको नियुक्त कौन करेगा? आपका राज्यपाल करेगा। ठीक है, लेकिन एक बार राज्यपाल ने नियुक्त कर दिया तो हटाने की पावर उसके पास में नहीं है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। तो यही बात है। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट में आता है, क्योंकि कई बार क्या रहता है, जैसे यूपीएससी के मामले में बात करें, वहां नियुक्ति और विमुक्ति दोनों ही कौन कर सकता है? आपका राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा चेंज आता है स्टेट के मामले में लेकर के। नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, बट हटाने की पावर किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। इसलिए एग्जामिनर थोड़ा घुमाता है। ये बताओ, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हटाने की पावर तो ऑप्शन में रहेगा आपका राज्यपाल भी रहता है। तो लोगों को लगता है जो नियुक्त करता है वो हटाता है। वैसे सामान्य तौर पर राष्ट्रपति के मामले में यही रहता है, राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करता है, हटाने की पावर भी राष्ट्रपति के पास में होती है। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। क्या है? नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, बट हटाने की पावर, विमुक्ति की पावर किसके पास में? राष्ट्रपति की पावर में। क्या मैं समझा पाया? ओके, अब आ जाते हैं सर अगले वाले पे, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अभी चुनाव हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में, क्योंकि नजदीक अभी क्या है चर्चा में रहा था, निर्वाचन आयोग को लेकर के आर्टिकल कौन सा सर? 324। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीधा सीधा पूछा जाता है। यूपीएससी को लेकर के आर्टिकल कौन सा है बताओ? 315। वित्त आयोग के लिए कैग के लिए 148। इसी तरीके से याद रखो। तो निर्वाचन आयोग का मतलब है सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर से बोलिए क्या है बेटा? यहां से सब दिखता है, अभी मैं पूछूंगा तब दिमाग सही करूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल है 324 से लेकर के 329 तक यहाँ पे रहते हैं। कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, उसके मामले में बात करेंगे। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को ही आपका आ गया था। ये कौन? निर्वाचन आयोग आ गया था आपका। ठीक है, और ये कैसी संस्था है सर आपकी? बताओ जल्दी से। 3 संस्था बताई थी, उनमें से संवैधानिक आर्टिकल 324 है इसके लिए, हाँ है ना? 3 प्रकार की संस्था बताई ना अभी। संवैधानिक, जिनके लिए कोई आर्टिकल है। सांविधिक या वैधानिक कैसी है? जो संसद कानून से बनाई। और गैर संवैधानिक या क्या कहेंगे आपके? उत्तर संवैधानिक। ये कैसी है आपकी? सरकार के आदेश से, कार्यकारी आदेश से आपकी पास हो, जैसे कि नीति आयोग। ये संस्थाएं होगी। तो ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग कैसा आपका?
संवैधानिक संस्था है, और उसमें भी कैसा संवैधानिक होने के साथ साथ में स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान रखना। यूपीएससी भी ऑटोनोमस बॉडी है, उसके बाद में कोई छेड़ता नहीं है, ध्यान रखना। एक बार तुम नियुक्त हो गए उसके बाद में तुम्हारा पेमेंट भी नहीं कटता है, ऐसे यूपीएससी के अध्यक्ष के मामले में। आ जाता है सर आपके यहाँ पे बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है, इसके बारे में हमने बात कर दी। संसदीय विधानसभा चुनावों, किनके चुनाव? संसद के चुनाव तो करवाते ही, साथ साथ में विधानसभा के चुनाव भी ईसीआई कराता है हमारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। पीएम सीएम दोनों के चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग या भारत का निर्वाचन आयोग, यहाँ पे का लगा सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किनका? संसद के तो चुनाव होते हैं, साथ साथ में जो विधानमंडल के, यानी पीएम सीएम दोनों के चुनाव भारत का ही करवाता है। तुम कहोगे राज्य के निर्वाचन आयोग उनका काम क्या है? अरे अगली संस्था हम बताएंगे ना, आ जाएगी, जिनको कहते हैं क्या, पंचायत वगैरह, प्रधान वगैरह के चुनाव कौन करवाता है? वो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है, यहां तक बात होगी। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है, सेंटर के लेवल पे आओगे तो भारत के निर्वाचन आयोग करवाएगा। आगे टॉपिक देखिए, चुनाव की देखरेख भी करता है, निर्देश व नियंत्रण का अधिकार भी है, किसके पास में? ईसीआई के पास में। ये सारी लंबी लाइन का आंसर क्या है सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक अखिल भारतीय आयोग है, अखिल भारतीय का मतलब क्या? ऑल इंडिया वाले लेवल पे है, पूरे देश में चीजें करवाता है। एक साथ में टॉपिक लेके चलते हैं, मानवाधिकार आयोग, संवैधानिक संस्था नहीं है। 1993 में इसका गठन हुआ था और संसद ने कानून के द्वारा बनाया था इसको, किसको? मानवाधिकार आयोग को 1993 में बनाया था। बताओ कैसी संस्था है? तो वैधानिक या सांविधिक, ठीक है। अब तो तुम अंदाजा लगा सकते हो ना, तो 3 कैटेगरी में से आराम से डाल पाओगे चीजों को। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव या निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईसीआई, जो चीफ ईसीआई है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, मुख्य उनकी, वो अन्य का मतलब 2 और होते हैं। इनका चुनाव मतलब इनका जो चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त जो रहे आपके, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे जो चुनाव आयोग है, कितने सदस्यीय संस्था है? 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें 1 तो मुख्य रहते हैं, 2 आपके अन्य रहते हैं। यहां तक बात समझ आई? उसके बाद में आपका समिति और कोई योग्यता और कुछ जॉब अपॉइंटमेंट, ये रोक सकते हैं आपके, कोई जॉब वगैरह ले रखी है आपने, बाकी चीजें ये निर्भर काम है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए केवल इतना जरूरी है कि जो आपके जो चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं, इतनी बात ध्यान रखनी है। आज अब बात करेंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जैसे अभी वर्तमान में कौन है आपके? राजीव कुमार, वर्तमान में आज की डेट में भी जो चुनाव करवा रहे हैं ना, मई 2022 में ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उससे पहले 2020 से 22 तक ये आपके चुनाव आयुक्त थे। इनको प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया बीजेपी के द्वारा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये वर्तमान में भी अभी तो चुनाव हो रहे हैं ना, अभी कौन है आपके? राजीव कुमार, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। ध्यान रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है। कहने का मतलब क्या? महाभियोगी रहेगा तभी लग पाएगा, लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज, उसकी तरह महाभियोग चलता है। बात पल्ले पड़ी? लेकिन सर ये था मुख्य चुनाव आयुक्त। जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटा सकते हैं कौन? आपके राष्ट्रपति। किसके परामर्श पे? तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के परामर्श पे। अच्छा, इनके लिए कार्यकाल कितना सर? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आपके पहले हो, या तो 6 वर्ष पहले हो जाए, पहले ही नियुक्त हो गए तो 6 वर्ष पहले हो ही जाएंगे। मान लीजिए 50 वर्ष पे तुम क्या बन गए? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बन गए, मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। अब क्या तुम्हें 65 साल तक, 15 साल थोड़े ना ढोएंगे ये, तो पहले क्या हो जाएगा? 6 साल हो जाएंगे, तब भी आप रिटायर 56 पे ही रिटायर हो जाओगे। मान लीजिए आप कितने पे हो? 60 साल पे ही बने हो, और तुम सोचो कि 6 साल हो जाए मैं 66 पे रिटायर हूं, वैसा नहीं। अगला पड़ाव कौन सा आ गया? 65 वाला, तो तुम 1 साल पहले ही रिटायर हो जाओगे। उन्होंने बोला 6 साल या 65 साल जो पहले हो उतना ही कार्यकाल है। मान लीजिए तुम 64 साल पे हो तो 1 ही साल कार्यकाल रहेगा। तो ये सारी चीजें देखने को आती है, ठीक है। तो कार्यकाल कितना है मुख्य चुनाव आयुक्त का? तो 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। ज्यादा बातें मैंने समझा दी।
इनका वेतन कितना है सर आपका? 2.25 लाख है। वेतन कितना है? 2.25 लाख। ओके, अच्छा अंदाजा लगाओ 2.25 लाख किन के बराबर है? हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट का चीफ जज का कितना है? 2.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट के जज का है 2.5 लाख। और चीफ जज का कितना है? 2,80,000। 2,80,000 किसके बराबर है? प्रधानमंत्री के बराबर। कहानी बन गई ना? कहानी बन गई। चलो, अच्छा इनका जो वेतन है, चुनाव आयुक्तों का जो वेतन है किस पे भारत रहता है? CFI पे, भारत की संचित निधि पे। इन पे भारत नहीं रहेगा तो कल की डेट में क्या करेंगे? सरकार कहेगी बेटा मान जा, नहीं तो तेरा वेतन कम कर दूंगा। तो टेंशन हो सकती थी। उन्होंने बोला कोई टेंशन ही नहीं है, हमारा तो डिस्कस ही नहीं कर सकते। जब भी आपका बजट बनेगा वोट ही नहीं पड़ेगा, आराम से हमें जो दिया जाता है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चर्चा हो गई। अब बात करेंगे यहाँ पे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है। ये क्या है आपका? केंद्रीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, निकाय में मुख्य न्यायिक व प्रशासनिक दोनों सदस्य होते हैं। ये अलग तरीके से, इसकी नहीं बात करें। इसको कहते हैं कैट बोलते हैं, इसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये निकाय कैसे? इसमें प्रमुखतः न्यायिक व प्रशासनिक दोनों तरह के सदस्य होते हैं। ये अलग से पॉइंट है कैट के मामले में। इसका कैट का कार्य क्या है? भर्ती व सेवाएं संबंधी मामलों का निपटारा करना। कोई भर्ती में आपका मान लीजिए यूपीएससी ने कुछ धांधली कर दी आपके मामले में, आप कैट जा सकते हो उसको लेकर के। या आप IAS बन गए, कुछ आपके प्रमोशन में हीला वाली हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो कहाँ जाओगे? आपके कैट जाते हैं। ये बाद में पढ़े जाते हैं, इसको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। तो जो भी बातें हुई हम क्या समझेंगे कि क्या बात हुई बताओ? मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो। अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ओके, वेतन कितना है? 2.25 लाख। ओके, इनका भारत किस पे है? भारत की संचित निधि पे। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग है। कैसा महाभियोग? जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाओ। जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, उनके लिए महाभियोग की जरूरत है नहीं है, उनके लिए महाभियोग की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें हो गई हमारी, आपको समझ में आ गया। इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति भी इन्हीं की सलाह पे करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे सर ईसीआई की कार्यवाही शक्तियां, प्लस हम बात कर लेते हैं आपके कि जो सदस्य ओवरऑल कितने होते हैं। तो सर 3 सदस्य होते हैं। वर्तमान में बात करेंगे ईसीआई में कितने सदस्य हैं। तो आपके राजीव कुमार तो मेन हो गए, उसके बाद में एक ज्ञानेश कुमार है और दूसरे सुखबीर सिंह संधू है। पुरानी में आपका गलत है, एडिट कर लेना, ये नया है, अभी का है, अपडेट वाला है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। अभी चुनाव हो रहा है, ध्यान रखना, आने वाली परीक्षा में आ सकता है, ये नजदीक है, क्योंकि चर्चा में चुनाव आयुक्त का ही रोल चल रहा है। राज्यों में तो बीच में आ भी जाता है, लेकिन सेंटर में तो अभी 5 साल के बाद में रोल आया है। तो जो भी रोल निभा रहा है ये कौन है आपके? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह और साथ में राजीव कुमार तो मुख्य चुनाव आयुक्त है। कार्य क्या है सर निर्वाचन आयोग के? निर्वाचक नामावली तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। निर्वाचक नामावली क्या आपके जो कौन कौन से नए वोटर जुड़े हैं उनकी आपकी पूरी रजिस्टर करना, उनको राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चिन्हों को आवंटित करना। राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं, कौन सा दल आपका राष्ट्रीय होगा, कौन सा क्षेत्रीय पार्टी होगी, ये सब मान्यता आपका चुनाव आयोग देता है। राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना, आचार संहिता का कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे व्यवहार करेंगे आप, कैश नहीं ले जा सकते उस टाइम पे, वो आचार संहिता लग जाती है। वो बाकी चीजें होती हैं, बहुत सारे लेन देन नहीं होते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय पर विवाद का निपटारा करना। मान लीजिए 2 पार्टी हैं, वो लड़ गई, सपा में 2 पार्टी बन गई थी, साइकिल किसके पास में रहेगा चिन्ह, है ना, मुख्य सपा कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ये आपने लड़ाई देखी होगी। ये विवाद कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा नहीं। कौन सुलझाएगा? आपका निर्वाचन आयोग सुलझाएगा। होता है कि नहीं है पार्टियों में विवाद? आगे चलते हैं। किसी क्षेत्रीय दल को किसी राजनीतिक दल यानी क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देना। जैसे आपका अकाली दल क्या है? पंजाब में क्षेत्रीय दल है। कोई पार्टी बनाई आपने, आपको मान्यता लेनी पड़ेगी ना, क्षेत्रीय दल की मान्यता देना, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देना, सब कौन करता है? कुल मिला के सारे है कि मुख्य चुनाव ये आपका क्या है? निर्वाचन आयोग ही करता है।
लोकसभा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करता है उसको क्या कह देते हैं? क्षेत्रीय दल कह देते हैं। या तो लोकसभा में या विधानसभा में 8% वोट प्राप्त हो गए तो वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय दल। आपने पार्टी बनाई यूपी में और जितने वोट पड़े 8% आपकी पार्टी को मिलेंगे, आप क्या हो गए? स्टेट पार्टी बन गए। ठीक है, और ऐसे ही करके 4 स्टेट में आपने पार्टी बना ली तो मान्यता प्राप्त, तो आपकी नेशनल पार्टी हो जाएगी। आपने 4 स्टेट में नहीं हुआ, आपने क्या करा? 4 स्टेट में चुनाव हुए, उनमें 6% आपको मिल गए और साथ में 4 लोकसभा सीट जीत गए तो आप नेशनल पार्टी हो जाओगे। ठीक है, या फिर आपका क्या हुआ? चुनाव हुए और उसमें 2% लोकसभा की सीट जीत गए 3 राज्यों में, और 2% का मतलब क्या है बताओ? 5.5 समथिंग कुछ करके होता है ना, लगभग 55 जैसा रहता है। कितने हो गए? लगभग 11 हो गए, इतने जीत गए तो आप राजनीतिक पार्टी बन जाओगे। इस हिसाब से सर आपकी राजनीतिक पार्टियां कितनी है? 6 है। अभी हम चर्चा करेंगे। ये क्या है सर? आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1989 में। 1989 में हुआ। देखो क्या होता है आपका, इसमें आपका उम्र कितनी कर दी गई थी? 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी वोटर एज, प्लस क्या कर दिया गया था? ठीक है, ये जो है ना, ये प्रादेशिक जो आयुक्त है उनकी भी चर्चा की गई थी। कब से? आपके 1993 से 1990 तक ये व्यवस्था चली आ रही थी कि एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। उसके बाद में 1993 में आपके 3 हो गए थे। 3 से याद रखना, तो 3 हो गए थे, 3 हो गए थे 1993 में। फिर से मैं चर्चा करूंगा, दोबारा सुनिएगा। 61वां संविधान संशोधन का अधिनियम का संबंध किससे? आपका 1989 में, तब राजीव सर है। 21 वर्ष से आयु घटा दी किसकी? 18 साल। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी किसकी? वोटिंग एज कर दी आपकी। जो भी 18 वर्ष का है वो वोट डाल सकता है। पहले क्या था? 21 वर्ष होगी तब रहता था। राजीव सर ने 61 वाला संविधान संशोधन करवाया उस टाइम पे आपका 1989 में, और ये वोटर एज होगी थी। फिर चर्चा आती है क्या आपके कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है, ठीक है, वो 1 सदस्यीय निकाय हुआ करता था पहले। ठीक है, 1990 तक। उसके बाद में 1993 में ये कितने सदस्यीय निकाय हो जाता है? आपका 3 सदस्यीय निकाय हो जाता है। तो हमारा समझ में आया? अभी वर्तमान में कितना है? 3 सदस्यीय निकाय है। बीच में उलटफेर होता है, फिर 1 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, ऐसे करके। लेकिन वर्तमान में अब कितना चल रहा है? 3 वाला। कब से हुआ है? 1993 से। 3 में 3 हो गया, ऐसे करके लिंक कर लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सारी बातें मैंने करा दी। तो सदस्य और ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, और ये वाला बाकी बीच में जान दो, छोड़ दो कि राजनीतिक पार्टियों को क्या मान्यता देता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, क्या आपकी आचार संहिता बनाता है। बेटा क्लास से बाहर कर दूंगा, दांत काटोगे तो। ठीक है, ओके। कहां पे पॉइंट था? इसके लिए हाँ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ले आओ 1989 का। उस टाइम पे क्या होता है आपका? 21 साल से वोटर एज कितनी होगी? 18 साल होगी। और जो निर्वाचन आयोग है 1 सदस्य से 3 सदस्य हो जाता है। कब? आपका 1993 में। बस इतना ही पॉइंट है काम का। अब राजनीतिक दल की बात करते हैं तो जो 6 राजनीतिक पार्टियां उसकी चर्चा हो जाती है, क्योंकि अभी एग्जाम में आ सकता है ये। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई आपकी। राजनीतिक दल में आपके कौन कौन से हो गए? राष्ट्रीय दल कौन से हो गए? राष्ट्रीय नेशनल पार्टियां, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, ध्यान रखना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ये आपकी क्या हो गई? कट गई, ध्यान रखना। और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पहले क्या हुआ करती थी? नहीं, नेशनल पार्टी हुआ करती थी, वो हट गई। तो 2 कटी हैं और 2 कौन सी बड़ी है उनको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, देखो सुनो सुनो सुनो, दलीय व्यवस्था अंग है राजनीतिक व्यवस्था का, वो बाद में बात करेंगे। इधर देख लो, तो आपकी 2 तो ये रही, कांग्रेस और बीजेपी, और ये आम आदमी पार्टी नई जुड़ी है। बीएसपी आपकी पहले से थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। ठीक है, सीपीआई एम मार्क्सिस्ट ये भी पहले से थी, सीपीआई दोनों ही नेशनल पार्टी थी, लेकिन एम तो रह गई है। कट किसका आ गया? बिना एम वाले का, एम रह गई है। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस तरीके से इंग्लिश में उसका सीपीआई, वो भी है। और सीपीआई एम
बोले तो मार्क्सिस्ट वाली, वो अभी नेशनल पार्टी है। और एनपीपी है, नेशनल पीपल पार्टी, वो संगमा वाली। उसके बाद में आपका बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये भी है आपकी। आम आदमी पार्टी नहीं जुड़ी है। तो दो नई कौन सी आई है, आम आदमी पार्टी और एनपीपी। बाकी बीएसपी, सीपीआई, मार्क्सिस्ट एम वाली, कांग्रेस और आपका बीजेपी, ये पहले से ही थे। तृणमूल और आपका सीपीआई, ये इनका पत्ता कट गया, ये आपकी क्षेत्रीय पार्टी होगी, अब नेशनल पार्टी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो वर्तमान में कितनी आपकी 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ये वर्तमान का ही सीन है, ठीक है। जब भी मैं लेके आता हूं आपका अपडेट करके लाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। ये काम टेंशन लेने का नहीं है, आपका काम है केवल पढ़ने का। अब सर एक और कानून है सर, दल बदल कानून निरोध। 10वीं अनुसूची की में दिया गया है दल बदल वाली चर्चा, किसमें, 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1985 में। 1985 में राजीव सर आ चुके हैं, क्योंकि 1984 में इंदिरा जी नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद में 85 में उनके बेटे आए, उनका नाम है आपका राजीव गांधी। वो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि पार्टियां इधर उधर जाने के चक्कर में, जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक उनकी नजरों से इधर उधर नहीं जा सकते थे। लेकिन ये राजीव गांधी थोड़े सीधे साधे थे, ईमानदार आदमी, ठीक है। तो कुछ नेता क्या करने लगे, इस पार्टी में घुस गए, भाई हमें तो जो ज्यादा पैसा देगा उसमें चले जाएंगे, ऐसा करके हुआ करता था। इधर गए उधर गए, एक ऐसे करके नाम था, उसके नाम पे एक बात चलाई गई, आया राम गया राम, ऐसे कुछ करके राम करके नाम था उसका। तो उसके आने जाने की वजह से क्या हुआ, ये चीजें होने लगी। राजीव सर ने बोला ये तो बहुत गड़बड़ है यार, ऐसा कोई कानून लाया जाए, दल बदल निरोध कानून लाया जाए। तो संविधान संशोधन किया गया 52वां, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का संबंध किससे है, दल बदल से, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची उस टाइम पे बनाई गई थी। सर 11वीं 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, 11वीं के संबंध है पंचायत से, 12वीं के संबंध है नगर पंचायत से, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। अब कब दल बदल कानून आपका नहीं लगेगा, दल बदल सकते हो कब, किसी दल का एक साथ पूर्ण दल बदल हो जाए, पूरा ही दल बदल जाए, तब भी दल बदल कानून नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, दल ही बदलना चाह रहा है, विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल हो। कहने का मतलब लगभग, बड़े दल पर कहने का मतलब क्या है, लगभग 2/3 लोग दूसरी पार्टी उसमें दल में चले गए, तब भी दल बदल कानून नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन उससे कम रहता है तो आपका दल बदल कानून लग जाएगा, तुम्हारी जो है सदस्यता खत्म हो सकती है। देखो क्या, एक साथ लघु दल बदल हो, बड़े पैमाने पर हो तब तो दल बदल कानून नहीं लगेगा, छोटे पैमाने में होगी तो लग जाएगा। ये क्या है आपका एडीएल, बोले तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, और लिमिट आपकी 3 महीने तक आपका जो ना बर्खास्त हो जाओगे, बहुत सारी चीजें। चलिए, इन हाउस से आपका बर्खास्ती हो जाएगी। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया था, संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार के गिरने बचाने के लिए आपका मतदान करना, उसको भी दल बदल में ही माना जाता है। आप सरकार के पक्ष में हो और सरकार को गिराने के लिए पक्ष में वोट दे देते हो, तभी माना जाता है तुम दूसरे दल के हो, क्योंकि इस दल के होने के मतलब क्या है, आपको सरकार बचानी है कैसे भी हो, और दूसरे कर देते हो, दल बदल माना जाता है, क्योंकि वही काम कर रहे हो जो दूसरा दल कर रहा है। तो आप दल के संसद में दल के सदस्यों द्वारा, एक दल के सदस्य, मान लीजिए कांग्रेस के सदस्य हो, आप बीजेपी के फेवर में करते हो, तो माना जाता है बीजेपी के हो गए। नाम से नहीं होता, काम से भी होता है ना चीजें, ये ध्यान रखना। ओके, निर्धारण कौन करेगा, सभापति या अध्यक्ष ये करते हैं। किसी कोई दल बदल लगाने का काम कौन करता है, स्पीकर की हमने चर्चा करी थी उस टाइम पे, ठीक है। ये जितना समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो इसमें पॉइंट कितना याद रखना था कि दल बदल निरोध कानून जो आया था उसके लिए संविधान संशोधन कौन सा था, 52वां 1985 में आया था। कौन सी अनुसूची में, बस आपके लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो, बाद में बताऊंगा कितना काम का, लेकिन जिंदगी में पढ़ो पूरा पहले, है ना, एक बार तो पढ़ना है ना। ओके, अब स्थानीय स्वशासन पे आगे सर आपके प्रधानों की चर्चा करेंगे। यहां से टॉपिक बहुत सिंपल हो गया, इनकी आप बातें जानते ही हो। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इनकी चर्चा कभी डीपीएसपी में कर रखी थी, आर्टिकल 40 में, गांधीवादी आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल 40 में चर्चा थी स्थानीय संस्थान स्वशासन की, ठीक है। वैदिक काल में बात करें, गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम के मुखिया को ग्रामिक, और जो 10 गांव पे रहे तो संग्रहण, और 200 गांव पे रहे तो उसको स्थानिक की उपाधि दी जाती थी। इस तरीके से चर्चा पुराने समय में थी।
आ जाइए, स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। केंद्रीकरण क्या होता है सर? पावर एक जगह आ जाए उसको कहते हैं केंद्रीकरण। बीजेपी में पावर वास्तविक रूप से देखा जाए तो विकेंद्रीकरण कम है, केंद्रीकरण ज्यादा है। सारे डिसीजन मोदी लेते हैं, और जहां डिसीजन और भी लोग लेने लगे इसका मतलब क्या हो गया? विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जहां पावर क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, निर्णय लेने की क्षमता अन्य लोगों में भी बट जाए, उसको कहते हैं आपका विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या हो गया? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर एक जगह आकर के रुक गई है, केंद्रीकरण कह दिया जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब ये था कि कुछ पावर प्रधानों को भी दी जाए, आप जानते हो, तो उसको विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आता है। कुछ डिसीजन वो ले पाए लोकल जरूरतों के हिसाब से, ये अच्छा भी था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य था विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, विकास में जन भागीदारी। सर इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पे एक पॉइंट आता है, अरे भाई कहां है? 2 अक्टूबर 1952 को, पॉइंट समझना, 1952 का समय कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू साहब। 2 अक्टूबर और 52 में क्या हुआ है? पहले चुनाव हुए हैं और प्रधानमंत्री पूरी तरह से बन गए कौन? आपके नेहरू। अब 2 अक्टूबर का दिन है सर, अक्टूबर को क्या है? पैदा हुए थे गांधी जी। उस टाइम पे एक प्लान बनाया गया जिसको कहा जाता है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान या प्रोग्राम। 1952 में बनाया गया। उसमें क्या था? कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू किया गया। समुदाय का विकास करना, अलग अलग लोगों का। पहले प्रधान नहीं हुआ करते थे आजादी के टाइम पे, 52 में भी नहीं थे। ये शुरू किया गया और देखा गया कि ये इतना सफल नहीं हुआ। सीडीपी बाद में देखोगे इकोनॉमिक्स में भी यही आ जाता है सर, हर एक सब्जेक्ट में यही, एक सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लो तो दूसरे सब्जेक्ट में वो क्या करता है? सहयोग करते हैं। ये पॉइंट सीडीपी उसमें भी आता है। 2 अक्टूबर 1952 में सीडीपी शुरू किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें देखा गया कि लोग सही नहीं ले रहे, रुचि नहीं आ रही, क्योंकि सरकारी मुलाजिम आ रहा है, अधिकारी आ रहा है, वो जानता भी नहीं है सरकार ने गठित किया। लोकल जरूरतें क्या है पता है, लेकिन तुम्हारे ग्राम प्रधान को पता है। तो लोग भागीदारी नहीं निभा रहे थे। हो गया, नहीं तो आधा पैसा वही खा जा रहे थे सीडीपी वाले। तो उनके उस चीज के मूल्यांकन के लिए, किसके मूल्यांकन के लिए? अरे जांच के लिए, देखने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए ये चीज सही है गलत है, उसके लिए कमेटी गठित की गई। ध्यान रखना, ये इतिहास बदलने वाली कमेटी है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता की कमेटी। कौन सी? 1957 में सर, 5 साल बाद, 52 के बाद में 5 साल बाद में 1957 में एक कमेटी गठित की गई। कौन सी? बलवंत राय मेहता कमेटी। उन्होंने देखा क्या समस्या है इसको सीडीपी में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। उन्होंने बोला जन भागीदारी नहीं है, लोग भागीदारी नहीं हो रहे हैं, हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं, काम कैसे होगा, कैसे कम्युनिटी डेवलप होगी? तो उन्होंने सुझाव दिया इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी जहां पे जन भागीदारी हो। और उन्होंने सिफारिश करी थी क्या होगी? पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत करी है। उसके जो सूत्रधार है, उसके शिल्पी हैं, वास्तुकार हैं, वो कौन है? आपके बलवंत राय मेहता। उन्होंने बोला कितने स्तर की होनी चाहिए? 3 स्तर की। ध्यान रखना, ये इसलिए एग्जाम में यही ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि पहली कमेटी है सर, 1957 में गठित की गई। हालांकि गठित क्या की गई थी, किसके लिए? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चेक करने के लिए क्या सही है ना गलत है। इसने बोला कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसको कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था की। सिफारिश किसने करी? आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने। आ जाते हैं कहां पे? आपके यहीं पे जहां हमने छोड़ा था। ठीक है, तो विकास में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय स्वशासन लाया गया था, उसको हम दोबारा करेंगे। चारों कमेटी आपको याद रहेंगी, जैसे कल वाला 71 सबको याद है ना? वैसे क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन परेशान कर देता है। अभी थोड़ा वक्त कम है, नहीं तो वो जो आपका फाउंडेशन कोर्स होगा ना, उनमें सारी चीजें बड़े आनंद से होंगी। चलो, गवर्नमेंट ने 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र, इसको कहते हैं आपका पैसा, पंचायत शेड्यूल एरिया, 1996 में ये आपका बनाया, अधिनियम वो किया। भूरिया समिति या दिलीप सिंह, भूरिया समिति, दिलीप सिंह समिति की उसके सिफारिश पे। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आता। और उद्देश्य क्या थे आपके? पंचायती राज व्यवस्था के स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों की मान्यता देना, जनजाति लोगों के शोषण को मुक्त करना, क्योंकि अधिकारी बाहर से आ रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं, उल्लूर घसोट और आपके भ्रष्टाचार में लग जाता है इनका स्वशासन। ऑब्जेक्टिव ये भी था जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त आपका क्षेत्र सृजित करना, ये ऑब्जेक्टिव इसका नहीं रहा है, लोकल गवर्नमेंट का, स्वायत्त वाले का नहीं है।
चलो वो वैसे ही मैंने बढ़ा दिया। अब बताइएगा, पंचायत विघटित हो जाती है आपकी तो कितने समय के बाद में निर्वाचन अनिवार्य है? 6 महीने बाद में। सर कहा जाता है कि पहली बैठक के बाद में उनका सामान्य स्थिति में आपका कितने साल तक रहते हैं ग्राम प्रधान? 5 साल तक। लेकिन आपको पता है वो जो सदस्यों का चुनाव होता है, सदस्य 4 हैं, आधे से ज्यादा सदस्य, तो जो प्रधान है ना आपका पहले समय से पहले आपका हट सकता है। ऐसा लोग कोई करते नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, चाहे तो हट सकता है आराम से। तो सदस्य जिनको बाद में चुनेंगे वही ग्राम प्रधान हो जाता है। अच्छा मान लीजिए कोई समस्या आ गई, उसने ज्यादा बदतमीजी कर दी, आपने शिकायत कर दी, उसको निरस्त कर दिया गया, बेकार कर दिया गया, हटा दिया गया प्रधान को, और कोई मसला बन ही नहीं पा रहा है, तो कौन क्या होगा? पंचायत विघटित हो जाती है तो 6 महीने के अंतर्गत उसको अनिवार्य रूप से क्या है? निर्वाचन होएगा। 6 महीने के अनिवार्य है ये। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में यानी पीआरआई में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है सर आपका? 243 डी के 3 में बोला गया, 1/3 की बात की गई है। अधिक के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है, 33% आरक्षण किया गया है। तो प्रश्न आता है सर महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितना % आरक्षण है? 33%। 243 का आपका डी कहता है, डी का क्लॉज 3 कहता है आरक्षण कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% है। सर इससे ज्यादा हो सकता है? हो सकता है यदि राज्य विधानमंडल चाहे तो। पावर किसको दे दी? राज्य विधानमंडल को। और ऐसा किया भी एमपी ने किया, लगभग 50% या उससे ज्यादा जो भी आपका किया है वो एमपी ने कर दिया, मध्य प्रदेश में ऐसा किया है। पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। स्वशासन की संस्था कौन है? पंचायत है, इनको किया गया। 1882 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहुंच गए हम कहा, एकदम जंप मार दी पीछे। 1882 सर हम आजाद नहीं हुए। सबसे पहली बार शुरुआत करी है किसने? कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा है वो कहेंगे आपका लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव, वो कहेंगे डलहौजी का प्रस्ताव, वो कहेंगे आपके माउंटबेटन का प्रस्ताव। कोई और एक दो उठा लो, लॉर्ड केनिंग उठा लो, है ना, कर्जन उठा लो, कोई भी उठा लो। आंसर क्या रहेगा आपका? लॉर्ड रिपन। रिपन ने रिबन काटा, ऐसे याद रखना, रिपन ने रिबन काटा किसका? पंचायतों के लिए। इतनी बात याद रहेगी आपको। चलो आपके लिए अगला पड़ाव लेके चलते हैं जो इंपॉर्टेंट वाला है। बीच में कुछ छूट गया क्या? हाँ रे छूट गया, ये ऊपर नीचे कैसे हो गया भाई? हाँ सही है, नहीं छूटा, सही है। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1952 में। ये पूछा जाता है इसका संबंध किससे? पंचायतों से है। लक्ष्य क्या था? देश में पंचायती राज संस्थाएं बनाने का। कार्यकाल 5 साल होता है, इतनी हमें पता है। प्रावधान ये क्या क्या प्रावधान करता है? बहुत सारी चीजों को लेकर के। सर कहां से लेकर के कहां तक आर्टिकल है इसमें? 243 से लेकर के 243 ओ तक, ओ तक कहां तक आपके? ओ तक, ठीक है। हिंदी में बात करें अणा, अरे 15 हो जाता ना, क 5 हो गए ना, 15वां अणा आता है, अड़ाना नहीं। चलो यहाँ पे और बात कर लेते हैं। 64वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, ठीक है। अच्छा ये 73 वाला है ना, ये पहली बार प्रस्तुत किया गया था ऐसा नहीं है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भी किसे है? पंचायती राज संस्थाओं के क्या है? वैधानिक स्वरूप देने से संबंध रखता है। समय था 64 वाले के लिए आपका 1989। राजीव सर तब थे, वो लेकर के आए कि पंचायतों को आपका वैधानिक खाका देना चाहिए। 64वां संविधान संशोधन लेकर के आए, उन्होंने प्रस्तुत करवाया, ये राज्यसभा में जाकर के क्या हो गया? फेल हो गया। और सर वही, उसमें कोई अंतर नहीं था, वही 64वां वाला 73वां वाला संविधान संशोधन अधिनियम बना, 1992 में पास हो जाता है। 89 में पास नहीं होता है, तब इसका नंबर था 64वां, पास होता तब बन गया 73वां। 1992 में आपका पास हो जाता है। राज्य की वित्तीय स्थिति में पुनरावलोकन के लिए आपके पास में क्या है? राज्य चुनाव नहीं, सॉरी, राज्य वित्त आयोग है। अरे वित्तीय पुनर्स्थिति में उसके लिए राज्य वित्त आयोग है, उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 243 आई, इनकम से संबंधित है। आई 243 आई क्या है? वित्त आयोग। आई से इनकम मानना तो वित्त से समझ जाना। स्थापना
इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। हर 5 साल में राज्यपाल करता है। ये किस किस के बीच में करता है? राज्य के बीच में और पंचायतों के बीच में। ठीक है, ओके। राज्य वित्त आयोग की चर्चा होगी। यहीं पे हम पहुंचे तो नगर पालिकाओं के लिए 243 जे। हाँ, ओके। अब राज्य चुनाव आयोग का आर्टिकल कौन सा? 243 के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य चुनाव आयोग किनका चुनाव करवाता है? बता। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। मैं एमएलए, एमपी, एमएलसी, आपके ग्राम प्रधान। अच्छा, एमएलए, एमएलसी और एमपी, इनका कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अरे एमएलए, एमएलसी किस में आते हैं? विधानमंडल में। और एमपी संसद में। उन दोनों के लिए चुनाव कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। अभी हमने पढ़ा था। चलो ठीक है, तो चुनाव ये आपके पंचायतों के लिए सारी चीजें हो गई। कार्यकाल हमारा हो गया। आगे चलते हैं, समितियां, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जो दिन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यही है सर आपका। जान कह सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है आपका। तो शुरुआत करते हैं सर आपका सीडीपी में। या तो हमने चर्चा कर ली। बलवंत राय मेहता ने आपका क्या किया? 1957 में कमेटी गठित की गई। 5 साल बाद में आया ना। चलिए, गठित की गई। उन्होंने क्या कहा? पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई। 3 स्तर में, और ढांचे की बात होती है 243 सी में। सी में संरचना ऐसा करके ध्यान रख लेना। त्रिस्तरीय ढांचे उन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत गांव के लेवल पे, ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत ब्लॉक के लेवल पे, और आपका जिला पंचायत जिला के लेवल पे। उनमें से प्रत्यक्ष जो चुनाव होगा किसमें? ग्राम पंचायत में होगा। और जो ऊपर के 2 ही उनमें होता है अप्रत्यक्ष। आप कह रहे हो अप्रत्यक्ष? उनका जो मुखिया होता है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। किनमें? ब्लॉक वाले में और जिला वाले में। आप क्या चुनाव होते हैं, ध्यान रखना, चुनाव होते हैं तब आपके 3 वोट डाले जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए, अध्यक्ष के लिए नहीं डालते आप, सदस्य के लिए वोट डालते हो। डालते हैं कि नहीं? प्रधान जी का पड़ेगा, क्षेत्र पंचायत का तो उसका पड़ेगा, वार्ड वाले का भी पड़ता है, वो बीडीसी होते हैं ना तुम्हारे, उनका भी पड़ता है। कई जगह रपे लगाते हो तो मैं। और क्या रहता है आपका? जिला पंचायत सदस्य का भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों बॉडी हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं कैसे आपके हैं? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं। वो सदस्य बाद में क्या बनाते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं। कुछ नहीं, ये सदस्यों को सर खरीद फरोख्त चलती है, मैंने देखा है। 2-2 करोड़ का आपका सिस्टम रहता है। किसी बड़े होटल में लेके जाते हैं, ये होता है। चीज अच्छे के लिए की गई थी, स्थानीय स्वशासन के लिए, कि स्थानीय समस्याओं को लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन लोगों का लालच इतना बड़ा होता है, जो प्रधान ग्राम प्रधान है, आप खुद ही नहीं चाहते। जब प्रधानी के हो रहे हैं, तुमने कहा खवाओ में पार्टी चल रही है फालतू की यार, सामत आ जाती बेचारों की, मुर्गों की, बकरों की। वो कहते साला तुम्हारे चुनाव चल रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हो? उसने क्या खिलाया कि उसके पंडाल में चल रही है पूड़ियां देसी घी की। अच्छा, देसी घी, मुझे कुछ और लगा। उसको चुनाव देंगे, रात में जिसको मिल गया उसको देंगे। भाई अकल रखो ठिकाने पे भाई। लगभग आपके अभी जो बात करें तो बड़ी जो पंचायत है उनके लिए 70-80 लाख रुपए व्यवस्था की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। और इतनों को जो है ना पूरे टाइम पे हड़प जाते हैं ये लोग। इनके बाप का पैसा था क्या? हमें जागरूक होना पड़ेगा। समझ आ गई बात है? परिवारवाद के नाम पे, इसके नाम पे आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति को आप प्रधान बनाओ जो खुल्लम कहे, ठीक है? या तो तुम काम करना इतने 80-85 लाख रुपए का, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा नहीं है। तुम अपनी बिल्डिंग प्लॉट बना रहे हो ले जा करके गांव के नाम पे। गांव के आपके खरंजे भी ठीक से नहीं होते, वो 2-2, 3-3 बार सड़क पड़ जाती है कागजों पे। समझ आ गई? ऐसा होता ही है। कभी ब्याह हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, महल बन रहे हैं, बस चुनाव आते हैं इनको आपका वो करवा देते हैं। ये समस्या रहती है। आने वाले समय में अपने क्षेत्र में तो मैं सोच रहा हूं, मैं पहले खुले में बोल दिया करूंगा, या तो इतना पैसा लगाओ, नहीं तो मैं जीने तो दूंगा नहीं। क्योंकि क्या है सर आपका? आरटीआई दायर करो, उनकी करवाओ व्यवस्था, ठीक है? पढ़ा लिखा होने के नाते चीज रहे भाई। गांव का पैसा गांव में लगना चाहिए। कौन सा हम अपने लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हारा है ही नहीं, तुम होते कौन हो, ठीक है? और ऐसा होता आता है। मैं शिक्षक ही ठीक हूँ, मैं उससे मेरी एस्पिरेशन नहीं है, मेरे को बनना नहीं है।
चलेगा। बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने 3 इनकी बात की गई थी। आगे चलते हैं, दूसरी जो आपकी समिति आई उसको कहते हैं अशोक मेहता समिति। 77 में आई थी, 20 साल बाद में। इन्होंने बोला 2 स्तरीय ढांचा होना चाहिए। बस इसके लिए पूछी जाती है कि 2 स्तरीय ढांचे की किसने सिफारिश करी थी? तो इन्होंने जिला की बात करी थी, ग्राम की बात करी थी, ब्लॉक वाले की बात नहीं करी थी। ठीक है, चलेगा। एलएम सिंघवी की आपकी, उससे पहले तीसरे नंबर की आपकी जीवी के राव समिति है, 85 में आई थी। इन्होंने बोला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, जनता चुने। अभी जनता नहीं चुनती है, सदस्यों को चुनती है। ये व्यवस्था दी थी जीवी के राव ने 85 में, राजीव सर के टाइम पे थे ये। उसके बाद में बात करेंगे सर, एलएम सिंघवी लास्ट में आती है, ठीक है। और उन्होंने बोला था पीआरआईज को संवैधानिक मान्यता दी जाए। इसी चक्कर में आपका 1992 में क्या बना दिया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया इस समिति की सिफारिश पे, और पीआरआईज को क्या दे दिया गया? संवैधानिक मान्यता दे दी गई। कौन से आर्टिकल में सर? 243 से लेकर के सर आर्टिकल तो है। तो पंचायती राज संस्थान कैसे है? संवैधानिक संस्थान है। कैसे संस्थान है? संवैधानिक है। संविधान में आर्टिकल है सर। ओके, चलो बात होगी। भारत में महानगरीय आयोजना समिति रहती है आपकी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी रहती है, डीपीसी बोला जाता है इनको। संवैधानिक संस्थाएं हैं, नगरीय क्षेत्र हेतु विकास योजना तैयार करती हैं, नगरीय क्षेत्रों के लिए विकास योजना डीपीसी करती हैं। ये अब छोटी छोटी बात रहेगी। भाग 9 में है कौन सी आपकी पंचायतें? कौन से भाग में है? भाग 9 में। सर आपकी नगर पालिका किसमें? भाग 9 क में। 9 क में क्या है? नगर पालिका। ठीक है, अच्छा। 11वीं अनुसूची का संबंध है किससे? पंचायतों से। 73वां संविधान संशोधन अनिवार्य करता है, ठीक है, किसके लिए? ग्राम सभा के गठन के लिए। और गठन किसमें? 243B में है। 243 से लेकर के 243 और तक आपका क्या है? यह आर्टिकल है किसके लिए? पंचायतों के लिए। और कितने विषय दिए पंचायतों को? 29 विषय दिए। ये आता है, इंपोर्टेंट रहता है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों के निर्वाचक नामावली पंजीकृत लोग वो क्या बनते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा चुनाव करती है। जो भी आपके जो वोटर है यार, वो क्या होते हैं? ग्राम सभा होते हैं। ग्राम सभा की बैठक होती है कि नहीं? ग्राम सभा कौन सी होती है? वो जो वोटर है उस गांव के, वो सब क्या है? आपके ग्राम सभा कहलाते हैं। ठीक है, ग्राम सभा का गठन होता है। आप ग्राम सभा के कौन कौन सदस्य हैं? ग्राम सभा के सब है ना, जिनके वोट है वो वाले। ठीक है, अच्छा। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, ध्यान रखना। ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। कौन से स्तर पे होगा? प्रत्येक स्तर पर नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है कौन से? ग्राम स्तर पे। अगले ऊपर 2 वाले कैसे हैं? अध्यक्षों के लिए प्रत्यक्ष है। बात ये सही है, सुनो। प्रत्येक स्तर के लिए चुनाव कैसा रहेगा? प्रत्यक्ष रहेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऊपर वाले के 2 जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रहता है, अध्यक्षों का। अरे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आप ही करते हो ना, चुनाव कैसा हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। बट अध्यक्ष की बात करोगे तो अध्यक्ष को आप निर्वाचित नहीं करते हो। ठीक है, पंचायतों की संरचना संबंधी उपबंध को अधिकृत करता है राज्य विधानमंडल। कैसे आपकी संरचना बनेगी, कितनी बड़ी होगी, ठीक है, उसके लिए आपका उपबंध करता है राज्य विधानमंडल। और ये 243 आपके इसी में किया गया है। क्या आपके तीनों के तीनों स्तर मानने हैं, या आप 2 ही में रखोगे, जिला पंचायत और ग्राम पंचायती रखोगे, या आप तीनों को लगाओगे? तो राज्यों को दे दिया गया था, आपके ऊपर है, या तो तीनों स्तर आप लागू करो या फिर आपके 2 करो। 2 तो कंपलसरी थे, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। और ये था कि आप छोटे राज्य हो तो जरूरी नहीं है आप तीनों आपके लागू करो, तो ब्लॉक पंचायत को आप हटा भी सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ आएगी? तो ये वाली चर्चा थी। आगे चलते हैं सर आपके 74वें वाले की। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये हुए थे उसी साल में, 1992 में ही दोनों हुए थे। 73वां भी 92 में हुआ था, 74वां भी हुआ था, बस इनका काम अलग अलग था। भाग 9 क में है, 12वीं अनुसूची है, 18 विषय है। इसको विषय कम दिए गए नगर पंचायत वाले को। शहरी स्थानीय निकाय है, या इनको नगर पंचायत कहा जाता है। 243P से लेकर के 243ZG तक है। ये P O तक तो वहां थे, उसके बाद में आगे आर्टिकल इनके पास में, उसके बाद में P आता है ना, P से लेकर के 243 Z खत्म, और भी आपके 7 जोड़ के ABCD ZA ZB ऐसे करके ZG तक। अच्छा, 243Q में 3 स्तरीय संरचना इनकी भी है। 3 स्तरीय संरचना इनकी भी है। सर नगर निगम होता है सबसे पहले बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे बात करते हैं? नगर पंचायत होती है संक्रमणशील वाले में, टाउन कस्बे जैसे में। उसके बाद में नगर पालिका परिषद होती है छोटे शहर में। नगर निगम होता है महानगरों में, दिल्ली मुंबई में होता है नगर निगम। मेरी बात समझ आएगी? इस तरीके से है सर। एक है नोट आपका 243ZJ में,
ZG तक तो ये खत्म हो गया, ये अलग है, सहकारी समितियां बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है, कोऑपरेटिव्स। इस हिसाब से आपका पॉलिटी का ये सेगमेंट होता है खत्म। खुश रहेगा, बेहद ख्याल रखिएगा, मौका मिलेगा तो संवैधानिक विकास लाएंगे, अदरवाइज आप इसको मन लगा करके रिवाइज करना, सारी चीजें आपसे हो पाएंगी। उम्मीद है हर पहलू को समझाया। और आपका धर्म क्या है, चीजों को रिवीजन करना। संडे को आपकी नोट्स अपडेट हो जाएगी, तब देख लेना। तब तक क्या है, घर पे जाते ही इनको रिवाइज करना और आपको ऑब्जेक्टिव जरूर लगाने, यदि आपके सपनों को साकार करना है। कोच की बात माननी है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दिमाग अपना लगाना ही नहीं है, आप अपने आप सफल हो जाओगे। बस इतनी बात रोज करते रहो। तुम सोचोगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कभी काम नहीं आएगा। इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी ध्यान रखना, सबसे बड़ी बर्बादी का कारण ये नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं आती, बर्बादी का कारण है क्या, आप चीजों को टालते हैं। टालना सबसे बड़ा पाप है, ध्यान रखना। कबीर साहब ने बहुत पहले कहा था, क्या कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर कर को। बहुत सारे काम है यार, ठीक है। तो ये सारी चीजों के साथ में हम विदा लेते हैं इससे, पॉलिटी से। अगले सेगमेंट में देखेंगे उसका संवैधानिक डेवलपमेंट, कभी मौका मिला तो, ठीक है। तब तक इसको रिवाइज करना, किसी भी परीक्षा में आप कर सकते हो। इसके साथ साथ में क्या है, ये तो थियरी है, उसका प्रैक्टिकल क्या है, ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। चलो खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहेगा। बाय बाय।